www.google.com, www.facebook.com, www.youtube.com। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं हमने अभी तक की ओपन करके देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये www का क्या मतलब है? इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी विषय की लेक्चर सीरीज़ के मॉड्यूल 1 के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम www के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट के क्या क्या यूसेज हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। इंटरनेट के यूसेज बहुत सारे हैं, उसमें से एक यूसेज है जिसका नाम है www। इसके अलावा सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलनेट, ई कॉमर्स और सारी चीज़ें हमने समझी थी कि ये सब इंटरनेट के यूसेज हैं। और ये भी कहा था कि एक बहुत बड़ी सर्विस है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि इंटरनेट का यूज़ करती है। आज हम उसके बारे में देखने जा रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम इंटरनेट खोलते हैं तो लिखते हैं www.google.com, www.facebook.com, और ये इतना आम हो गया है कि अब हम www टाइप भी नहीं करते, डायरेक्ट लिख देते हैं facebook.com, google.com, youtube.com। हम www टर्म भी यूज़ नहीं करते हैं, ये इतना ऑब्वियस हो गया है। तो www या वर्ल्ड वाइड वेब की कहानी की शुरुआत होती है 1989 से, जब सर टिम बर्नर्स ली ने बेसिकली 1989 में एक अपना प्रपोजल रिप्रेजेंट किया था। वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और उस ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास मल्टीपल सिस्टम्स थे उनकी लैब में, और हर एक सिस्टम्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर थी। तो उन्हें उन अलग अलग इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए बार बार उन सिस्टम्स पे जाना पड़ता था और वहाँ पे जाकर के वो व्यू करते थे। इंटरनेट हालांकि तब तक इस्टेब्लिश हो चुका था, नेटवर्किंग काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन तब तक वर्ल्ड वाइड वेब नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो वो अलग अलग सिस्टम से उन्हें जाना ना पड़े, उसके लिए उन्होंने एक सोल्यूशन सोचा और एक प्रपोजल अपना रिप्रेजेंट किया, जिस प्रपोजल का नाम था इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अब ये जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट उनका प्रपोजल था, इसमें मल्टीपल सिस्टम्स आपस में जो कनेक्टेड हैं पहले से ही, उसमें रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में उन्हें उनको रखने का प्लान था। और वो चाहते थे कि ये डॉक्यूमेंट्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पर पड़े हुए हैं वो कहीं से भी एक्सेस कर सकें उस नेटवर्क में। ऐसा उनका प्रपोजल था। हालांकि ये प्रपोजल उनके सीनियर ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस प्रपोजल पे काम करना आगे जारी रखा और फाइनली अक्टूबर 90 में उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजीज़ को सबके सामने ले आए। उसमें सबसे पहली टेक्नोलॉजीज थी जिसका नाम था, उन्होंने रखा था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि हम एक वेब डॉक्यूमेंट बनाएंगे और वो वेब डॉक्यूमेंट जो बनाएंगे उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह से जो यूज़ होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह दें या मार्कअप लैंग्वेज कह दें, वो मार्कअप लैंग्वेज को उन्होंने नाम दिया HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई URI का कंसेप्ट उन्होंने सामने रखा। URI का मतलब होता था यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। एक्चुअल में जो वेब डॉक्यूमेंट वो शेयर करना चाहते थे, उनके हिसाब से, उनके आर्किटेक्चर के हिसाब से, उनका एक डॉक्यूमेंट में का एक एड्रेस होने वाला था, जिस एड्रेस से डिफरेंट सिस्टम्स उस डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकेंगे। तो वो एड्रेस को ही उन्होंने URI कहा, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अगर हम आज के समय में देखें तो वो कुछ ऐसा ये URL है जो कि URI का एक फॉर्म है, जिसमें कि एक्चुअल में पूरा पाथ दिया रहता है कि वो फाइल किस डोमेन पर, किस होस्टिंग सर्विस पर, कहाँ पर होस्टेड है, और इस एड्रेस बार पे अगर हम ये पूरा स्ट्रिंग लिखते हैं तो हम उस डॉक्यूमेंट तक पहुंच जाते हैं। इसी को उन्होंने URI कहा था या URL कहा था। URL URI हम बाद में डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हम खाली इतना समझना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने 3 टेक्नोलॉजीज दी थी, उसमें पहली थी HTML, मतलब कि वो डॉक्यूमेंट जो वो शेयर करना चाहते हैं अपनी लैब में, वो किस तरीके से बनाया जाएगा। वो बनाया जाएगा HTML का इस्तेमाल करके। उस डॉक्यूमेंट तक कोई सिस्टम से कैसे पहुंचेगा, विद द हेल्प ऑफ URI की सहायता से ही वो वहाँ पर पहुंचेगा। और तीसरी चीज़ उन्होंने बताया कि ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है सिस्टम्स के बीच में, वो कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, और उन रूल्स को उन्होंने HTTP प्रोटोकॉल का नाम दिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो
उन्होंने क्या किया कि ये 3 टेक्नोलॉजीज बनाई और इन टेक्नोलॉजीज के सहायता से उन्होंने कहा कि अब हम डॉक्यूमेंट्स को शेयर करेंगे इंटरनेट पर। और वो डॉक्यूमेंट कोई एक जनरल डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको उन्होंने नाम दिया वेब डॉक्यूमेंट, जो कि HTML लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जिनको एक स्पेशल एड्रेस से ही लोकेट किया जा सकता है, जिसको यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर कहा गया। और ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है या शेयरिंग हो रही है, ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। अब ये करने के लिए उन्होंने बेसिकली क्या कहा कि हम 2 चीज़ें बनाएंगे। पहला है कि जिस सिस्टम पर ये सारी फाइलें पड़ी होंगी वो वेब सर्वर, और दूसरा जिस सिस्टम से हमें ये फाइलों को एक्सेस करना है वो ब्राउज़र। तो उन्होंने 2 एप्लीकेशन भी डेवलप किए। ये है पहला वेब सर्वर जो कि उन्होंने उस समय बनाया था, ये उसकी एक्चुअल रियल इमेज है, जिसका नाम उन्होंने रखा था HTTPD। और उन्होंने साथ ही एक ब्राउज़र भी बनाया था जो सबसे पहला ब्राउज़र है, जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक ब्राउज़र था जिससे हम डॉक्यूमेंट व्यू करते थे, और ये एक सर्वर था जहाँ पर डॉक्यूमेंट रखा जाता था। तो कुल मिला जुला के हम कहें तो उनका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि अगर एक सर्वर मशीन है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट, वेब डॉक्यूमेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं, और एक दूसरी मशीन है जिसमें कि एक वेब ब्राउज़र पड़ा हुआ है। 2 मशीन है, एक मशीन पर वेब सर्वर पड़ा हुआ है और एक मशीन पर वेब ब्राउज़र पड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि एक मशीन से डॉक्यूमेंट को उठाना है और वो मशीन से उठा करके दूसरे डॉक्यूमेंट पे शेयर करना है। ऐसे ही दूसरे डॉक्यूमेंट भी हम शेयर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डॉक्यूमेंट की शेयरिंग करी जा रही है, और ये डॉक्यूमेंट कुछ खास टाइप के हैं जिसको हम वेब डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो पहली बात ये है कि ये डॉक्यूमेंट हमारे स्पेशल टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वेब डॉक्यूमेंट हैं, और ये लिखे किस में गए हैं, ये HTML लैंग्वेज में लिखे गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वेब डॉक्यूमेंट जहाँ से भी उठ के जाएंगे ब्राउज़र पर, वहाँ का एक यूनिफॉर्म एड्रेस होगा जिसको URL कहते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ से वहाँ पे जाने का, वो कम्युनिकेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटोकॉल नोन एज अ HTTP। जिस मशीन से ये डॉक्यूमेंट भेजा जा रहा है उसको हम सर्वर मशीन कह देते हैं। उसके पास एक स्पेशल टाइप का एप्लीकेशन है जिसको हम सर्वर एप्लीकेशन कहते हैं। और जिस मशीन पर ये डॉक्यूमेंट विजिबल होगा, जो मशीन इस डॉक्यूमेंट को देखेगी, उस मशीन पर एक स्पेशल एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होना चाहिए जिसका नाम है वेब ब्राउज़र। तो वो हमने देखा कि पिछली बार उन्होंने सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा बनाया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसी सर्विस है जिसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट को शेयर कर रहे हैं नेटवर्क में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर। केवल डॉक्यूमेंट शेयरिंग ही नहीं हो रही है, ये डॉक्यूमेंट शेयरिंग कुछ स्पेशल टाइप से हो रही है। स्पेशल टाइप क्या है कि ये एक वेब डॉक्यूमेंट है जो कि एक स्पेशल लैंग्वेज जिसका नाम है HTML मार्कअप लैंग्वेज है, उसमें ये डॉक्यूमेंट लिखा गया है। और इसका एक स्पेसिफिक URL है जहाँ से वो एक्सेस किया जा सकता है। और ये सारा काम जो हो रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो सेट ऑफ रूल्स के अंडर में हो रहा है। वो रूल्स कहलाते हैं प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर जो हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं वो HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अंत में हम क्या समझें, क्या www एक इंटरनेट और एक चीज़ें एक, दोनों चीज़ें एक ही हैं? क्योंकि हमारे लिए हम जनरली इंटरनेट का मतलब समझते हैं कि वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, लेकिन हमें ये बात समझनी है कि वेबसाइट एक्सेस करते हैं हम इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन www और इंटरनेट दोनों एक ही चीज़ नहीं होती हैं। www एक एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट पर रन करता है। इंटरनेट का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को वो इस्तेमाल करेगा। और क्यों इस्तेमाल कर रहा है? डेटा को एक्सचेंज करने के लिए कर रहा है। और जनरल डेटा एक्सचेंज नहीं कर रहा, वो एक स्पेशल टाइप का डेटा है जो कि वेब डॉक्यूमेंट है, वो ये शेयर कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो बाकी सर्विसेज भी इंटरनेट प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से www भी एक सर्विस है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ये अलग बात है कि www इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सारी सर्विसेज इसके अंडर में ही दिखाई देती हैं। एक्चुअल में www और इंटरनेट दोनों चीज़ें आपस में डिफरेंट हैं। तो अभी तक हमें ये क्लियर हो गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा हम डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं एक मशीन से दूसरी मशीन में, और दोनों मशीन के बीच में जो डॉक्यूमेंट शेयरिंग हो रही है वो कुछ प्रोटोकॉल के द्वारा निर्धारित हो रही है कि किस सेट ऑफ रूल्स से हम ये कम्युनिकेशन को करने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वेब डॉक्यूमेंट होते हैं ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। मतलब एक डॉक्यूमेंट से आप दूसरे डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे पे जा सकते हैं, तीसरे से वापस पहले पे आ सकते हैं। ये आपस में लिंक्ड भी होते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने चाहिए।
पहला तो ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वेब डॉक्यूमेंट कहाँ पे रखा हुआ है। दूसरा, हम कैसे लिंकिंग करते हैं इन दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में या किसी भी दो डॉक्यूमेंट के बीच में। तीसरा है कि क्या प्रोटोकॉल हम उसमें यूज़ करने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट की आपस में शेयरिंग करने के लिए। चौथी बात है कि कौन है जो ये डॉक्यूमेंट को हमें देगा और कौन इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा। तो ये जनरल एक कंसेप्ट को डिफाइन करेंगे अगर हम इस 5-6 क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो पहला चीज है कि हाउ टू नो विच डॉक्यूमेंट। तो ये जो वेब डॉक्यूमेंट है ये हमें पता कैसे चलेगा, उसका एक एड्रेस होगा, यूनिफॉर्म एड्रेस होगा जिसको उसके यूआरएल से एक्सेस किया जा सकेगा। पता होगा कि ये इस एड्रेस पे ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ वेब डॉक्यूमेंट्स आर इंटरलिंक्ड। वेब डॉक्यूमेंट्स को आपस में इंटरलिंक करने के लिए हम हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं ये हम फर्स्ट मॉड्यूल के खत्म होने के बाद सेकंड मॉड्यूल जब शुरू करेंगे उसमें HTML में ये सब डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर लिंक क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आपको ये बात समझनी है कि कभी भी हम वेब शेयरिंग में क्या कर रहे हैं कि 2 डॉक्यूमेंट या 3 डॉक्यूमेंट को आपस में लिंक करते हैं, मतलब एक डॉक्यूमेंट से हम दूसरे डॉक्यूमेंट पर जा सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर द वेब डॉक्यूमेंट। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि उन्होंने एक नई प्रोटोकॉल बनाई थी जिसका नाम रखा था HTTP प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके फाइल्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर शेयर्ड होंगी। कौन डॉक्यूमेंट ये शेयर करेगा? वेब सर्वर मशीन शेयर करेगी। वेब सर्वर मशीन में एक एप्लीकेशन पड़ा होगा जो कि वेब सर्वर होगा जिसका काम ही होगा कि सर्व करना डॉक्यूमेंट्स को। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि कौन इस डॉक्यूमेंट को रिक्वेस्ट करेगा। तो रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे पास एक क्लाइंट मशीन होनी चाहिए, उस क्लाइंट में एक एप्लीकेशन पड़ा होगा जिसको हम वेब ब्राउजर कहते हैं। तो अगर हमारे पास वेब ब्राउजर है, वेब सर्वर है, वी आर नोइंग द प्रोटोकॉल एज HTTP प्रोटोकॉल और हमें एड्रेस मालूम है कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, तो आराम से हम उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब में बेसिकली हमारा मोटिव मेन यही है कि डॉक्यूमेंट को, वेब डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। इसमें खास बात क्या है कि ये वेब डॉक्यूमेंट एक मशीन पे पड़ा जरूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के सारे डॉक्यूमेंट उसी मशीन पर हैं। ऐसी बहुत सारी मशीनें होंगी, बहुत सारे सर्वर्स होंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे इंटरनेट पर, और वो अलग अलग कंट्रोल अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कोई भी यूआरएल के थ्रू उन मशीन्स पर पहुंच सकता है और उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकता है। तो ये विकिपीडिया में डेफिनेशन दी है वर्ल्ड वाइड वेब की, एक बार इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, कॉमनली नोन एज द वेब, is an information system where documents and other web resources are identified by uniform resource locator। तो ये वही बात हुई कि डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेब रिसोर्सेज हैं वो पूरे वेब में फैले हुए हैं जिनको हम उनके एड्रेस के द्वारा गेट कर सकते हैं, और उन एड्रेस को कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे कि example.com इसमें लिखा हुआ है, तो google.com, facebook.com ये सारे URLs हैं। इन्हीं URLs के द्वारा हम उन वेब पेजेस को खोलते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं google.com तो गूगल का होम पेज खुल के हमारे सामने आ जाता है। facebook.com तो फेसबुक का होम पेज सामने खुल के आ जाता है। तो ये जो होम पेज है यही एक्चुअल में उसका डॉक्यूमेंट है, होम डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। फेसबुक का जो लैंडिंग पेज है वो भी एक डॉक्यूमेंट ही है। फिर बता रहा है कि विच में बी इंटरलिंक्ड बाय हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट के द्वारा उसको हम इंटरलिंक कर सकते हैं। जैसे गूगल के अंदर गूगल की इमेजेस का हाइपर लिंक होता है, वेब का हाइपर लिंक है, न्यूज़ का हाइपर लिंक है। उस गूगल पेज पे बहुत सारे हाइपर लिंक्स हैं। इन सारे हाइपर लिंक से हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट पेजेस पे जा सकते हैं। जैसे इमेजेस को सर्च करना है तो इमेज वाले हाइपर टेक्स्ट पर अगर क्लिक करेंगे तो हम गूगल की इमेज सर्च पे पहुंच जाएंगे। फेसबुक में जब जाएंगे लैंडिंग पेज पे तो उसमें यूज़र नेम पासवर्ड के बाद लॉगिन बटन बना होगा, तो लॉगिन इज़ अ हाइपर लिंक, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो लॉगिन करेंगे, अंदर चले जाएंगे। उसी तरीके से जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से हाइपर लिंक के द्वारा या हाइपर टेक्स्ट के द्वारा आपस में लिंक होते हैं। और ये सारा काम जो कुछ हो रहा है वो HTTP प्रोटोकॉल के अंडर में हो रहा है। तो द रिसोर्सेज ऑफ द वेब आर ट्रांसफर्ड वाया द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड मे बी एक्सेस्ड बाय यूजर्स बाय अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉल्ड अ वेब ब्राउजर। इसको करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके, URL का इस्तेमाल करके हम जो डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे एंड पर एक एप्लीकेशन चाहिए जो कि वेब ब्राउज़र है। ये वेब ब्राउज़र मोबाइल में भी पढ़ते हैं जिनका मोबाइल ब्राउज़र कहते हैं, मोबाइल वेब ब्राउज़र, और डेस्कटॉप मशीन के लिए अलग से अपने वेब ब्राउज़र आते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये आगे के वीडियोज़ में हम एक बार फिर से समझेंगे।
जब एक बार ये सारी कम्युनिकेशन हो गया तो बर्नर्स ली ने क्या किया कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जिसका नाम दिया वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है कि जो ये वेब हमारा बना है, इतना बड़ा वेब एक प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो रहा है, उसके स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना। क्योंकि दुनिया भर की सारी सिस्टम्स, सारे जितने भी इंटरनेट यूज़र्स हैं वो वेब को यूज़ कर रहे हैं। तो जब वो वेब को यूज़ कर रहे हैं, अगर सभी का एक कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो होगा तो ये कम्युनिकेशन आसान हो पाएगा। सब लोग अगर अपने अपने रूल से चलने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए उन्होंने एक ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जिसका काम ही यही था कि वर्ल्ड वाइड वेब के स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना। फाइनली हम बात ये समझ रहे हैं कि ये जो उन्होंने पूरा वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट ले आए, इसके पीछे समझा जाए तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके कारण से ये इतना ज़्यादा ग्रो कर ले गया। वो क्या कॉन्सेप्ट है? पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिसेंट्रलाइजेशन है। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर सारी फाइलें पड़ी हैं और वहीं से सब कुछ शेयर हो रहा है। एक जगह से शेयर तो हो रहा है, लेकिन ऐसे शेयरिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट हैं। पूरी वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सर्वर हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही जगह पे पूरा सर्वर है। तो ये पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, जहाँ पर सर्वर्स बहुत सारे हो सकते हैं। आप अपने घर में भी सर्वर सेटअप कर सकते हैं। तो वो सर्वर सेटअप करना इंडिपेंडेंट है, कोई एक हाथ में कंट्रोल नहीं है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ही कंट्रोल नहीं है। वो कोई भी सर्वर सेटअप कर सकता है। दूसरी बात ये बताई कि ये जो सेटअप है, इसके अगर आप इसमें ये सर्विस अगर आप लेना चाहते हैं, आपने कितना पेमेंट किया है इस सर्विस को लेने के लिए, वो मैटर नहीं करता। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल वेब प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, एयरटेल है, जियो है, BSNL है, आइडिया है, वोडाफोन है, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। सभी के अपने अपने कॉस्ट हैं इंटरनेट सर्विस को यूज़ करने के लिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमने जियो में ज़्यादा पैसा दिया है तो हमें कुछ ज़्यादा फंक्शनलिटी मिलनी चाहिए इंटरनेट को यूज़ करने की। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन या नेट न्यूट्रलिटी, ये जो कंसेप्ट इन्होंने रखा है वेब में, उसमें वो यही चाहते हैं कि कोई भी जो भी इंटरनेट की सर्विस यूज़ कर रहा है उसने कितने पेमेंट से ये सर्विस यूज़ की है ये मैटर नहीं करता है। एक बार सर्विस अवेल कर ली है तो उसे नेट पर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सब वो एक्सेस कर सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उन्होंने फॉलो किया है जो कि बॉटम अप डिज़ाइन है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने मिलके ही पूरा सेटअप डेवलप किया और बाकी लोग खाली उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग इस सेटअप में अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जैसा भी स्टैंडर्ड रूल को आगे माइग्रेट करना है वो प्रॉपर डिस्कशन से, वेबिनार से, सेमिनार से, वर्कशॉप से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि स्टैंडर्ड्स को और जनरलाइज किया जाए एज पर डिमांड ऑफ द यूज़र। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बताइए है कि जो कुछ भी वेब में हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जितने भी लोग हैं जो कि वेब में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो सब एक तरीके से ही कम्युनिकेशन करेंगे, सभी को सेम प्रोटोकॉल फॉलो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक साम्यता रखी है कि काम करने का तरीका जो वेब का होगा वो सिमिलर होगा। तो उसी कारण से ये कम्युनिटी इतनी बढ़ती जा रही है और लोगों का डेवलपमेंट भी इतना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। पहला डिस्ट्रीब्यूटेड था, दूसरा क्योंकि एक समान रूल से सभी लोग ग्रो कर रहे हैं तो यूनिवर्सलिटी बढ़ गई। और लास्ट पॉइंट इसका ये है कि ये जो कम्युनिटी बढ़ी है वेब कम्युनिटी, उसमें सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर किया जाता है। एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, फीडबैक दिया जा सकता है, वो आगे अपना यूज़ कर सकते हैं कैसे बढ़ेंगे। तो जो भी स्टैंडर्ड हमारे बनते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और एक पूरा उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस से ही जिसमें कि सभी की सहमति होती है तब ये स्टैंडर्ड आगे फॉलो होते हैं। तो ये 5 पॉइंट बेसिकली हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये कोर प्रिंसिपल्स हैं वेब टेक्नोलॉजी के, जिनके द्वारा ये वेब इतना जो आज हम देख रहे हैं इस लेवल तक पहुँच गया है। अगर ये सेंट्रलाइज्ड ना होता, अगर इसमें यूनिवर्सलिटी ना होती, बॉटम अप डिज़ाइन ना होता, तो फिर ये काम आगे नहीं बढ़ पाता। तो आज के लिए ही इतना है वर्ल्ड वाइड वेब में। आगे के लेक्चर में फिर हम आगे क्लाइंट सर्वर मॉडल, URL, ब्राउज़र और ये सब चीज़ें देखेंगे कि उसमें क्या क्या कंसेप्ट पढ़े जाते हैं।